अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौमान नासिर और हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो फिजिक्स 11 का स्टडी करें। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा 6.6 है और 6.6 में जो टॉपिक का नाम है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। हमने लास्ट टाइम टॉपिक में 6.5 टॉपिक में हमने बर्नौलीज इक्वेशन स्टडी की थी डिटेल से। आज हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस करनी है कि जिसमें से सबसे पहली एप्लीकेशन है टॉरिसेली थ्योरम। टॉरिसेली थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने सामने लिख दी है कि जिसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 - h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अभी क्या चीज़ है इस स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी भी सुराख से पानी का जो बाहर निकलना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं। तो किसी भी सुराख से पानी कितनी स्पीड के साथ बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू जो है वो टॉरिसेली ने कैलकुलेट की थी और उसकी इक्वेशन उसने पेश की थी, जिस इक्वेशन को उसने कहा था इस स्टेटमेंट के मुताबिक कि वो इक्वेशन जो है उसकी स्पीड डिपेंड करेगी किसके ऊपर, हाइट के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, तो उसने एक स्टेटमेंट पेश की थी जो हम अभी स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। तो ये बेसिकली उसने क्या किया था कि किसी भी सुराख में से पानी के बाहर निकलने की स्पीड जो है उसने कैलकुलेट की थी। अब वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, उसकी कई एप्लीकेशन बन सकती हैं। उसके लिए जो बुक में उन्होंने कंसीडर की हुई है एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को देखना है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बड़ा सा टैंक है, ठीक है। इस टैंक के अंदर टोटल 3 सुराख है। सुराख को उसने ऑरिफिस का नाम दिया। एक सुराख ऊपर वाला जिसको हम सी का नाम दे देते हैं, एक सुराख ये है इसको बी का नाम दे देते हैं और एक सुराख ये है जिसको ए का नाम दे देते हैं। और अगर यहाँ देखा जाए तो ए वाला और बी वाला सेम हाइट के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट भी h2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट भी क्या है, h2 है, रेफरेंस से ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी तरह जहाँ से सुराख है ये जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है सुराख से नीचे वाला बॉटम और ऊपर ये जो है वो ऑरिफिस, यहाँ से लेकर नहीं अप साइड और डाउन साइड के दरमियान टोटल डिस्टेंस यानी इसकी पूरे के पूरे टैंक की जो हाइट है इसको हम h1 कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर जाहिर सी बात है हमने सुराख के ऊपर ऐसा निकालना हो तो टोटल हाइट में से अगर नीचे वाली हाइट माइनस कर दीजिए तो ऊपर वाली हाइट आ जाएगी, इसको हम h1 - h2 कह देते हैं। ऊपर से जब पानी नीचे की तरफ मूव करेगा उसकी वेलोसिटी को vi कह देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा इसको v3 का नाम दे देते हैं, यहाँ से जो पानी निकलेगा उसको हम v2 का नाम दे देते हैं। और इस टॉपिक में हमने v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितने सुराख में से जब बाहर निकला पानी सुराख में से तो कितनी स्पीड के साथ निकला। तो हमने एक वक्त में हमने जिस तरह लास्ट टाइम इक्वेशन पढ़ी थी बर्नौलीज इक्वेशन, उसमें दो साइड्स कंपेयर थी, p1 वाली और p2 वाली। तो हमने क्या करना है, कोई सी दो कंसीडर कर लेना है, या तो v3 को और v1 को कंसीडर कर लो या v1 को और v2 को कंसीडर कर लो, ठीक है। इन दोनों में से एक को कंसीडर करो क्योंकि जाहिर सी बात है जो हाइट इसकी है वही हाइट इसकी है, सेम हाइट में दोनों। तो बुक के मुताबिक मैं चलूंगा तो उसने v2 को कंसीडर किया है तो इस वजह से v2 हम कंसीडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर जो भी हमारे पास है इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन पहले वो लिख लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन कहती है P1 + 1/2 ρv 1 का स्क्वायर प्लस ρg h1 इक्वल टू P2 + 1/2 ρv2 का स्क्वायर प्लस ρg h2। ये हमने इक्वेशन पढ़ी। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना जी, उसके मुताबिक इसको ढालना है कि कौन कौन सी वैल्यूज किस हिसाब से दी है उसके हिसाब से कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ मैं कुछ बातें करूँगा, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, किस तरह मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, वो आपने गौर से समझना। सबसे पहले यहाँ भी एक चीज़ समझनी है, यहाँ तो मैंने डेंसिटी के साथ 1 2 नहीं लिखा। अगर आप मेरा 6.3 फ्लूइड फ्लो वाला टॉपिक देखेंगे तो वहाँ मैंने एक बात की थी, याद होगा आपको, उसमें मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट को बाद में बताऊंगा क्यों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बताने लगा डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब वहाँ पे आपने जब पढ़ा था आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज 6.3 टॉपिक में, वहाँ मैंने कहा था कि आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इधर भी डेंसिटी सेम है इधर भी डेंसिटी सेम है, क्यों, फ्लूइड एक इस्तेमाल किया, ठीक है। जब एक ही फ्लूइड इस्तेमाल किया है और वो आइडियल फ्लूइड है अगर, तो इसकी डेंसिटी हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है यहाँ भी डेंसिटी और यहाँ भी डेंसिटी सेम है, इस वजह से मैंने रो नहीं लिखा, ठीक है। सेकंड बात, अगर हम यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो हमने प्रेशर के ऊपर एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसको हम नाम देते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि प्रेशर जो है अगर किसी भी पॉइंट ऑफ द लिक्विड के ऊपर कोई भी हवा अगर प्रेशर अप्लाई करे तो वो प्रेशर इक्वली अमाउंट में पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये स्टेटमेंट है किसकी, पास्कल्स लॉ की।
तो देखा जाए तो यहाँ पे हवा प्रेशर अप्लाई कर रही है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई इसमें हो रहा है तो इसका मतलब है वो प्रेशर इक्वली अमाउंट में पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा मतलब है जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर क्या होगा यहाँ होगा। तो ऐसा मतलब P1 और P2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हर जगह प्रेशर क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे 1 और यहाँ से 2 क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दोनों तरफ प्रेशर सेम है, क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहीं से जाके माइनस होगा, दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, सीधे सेम अमाउंट है। अब क्या बच गया हमारे पास 1/2 रो V1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया 1/2 प्रेशर के ऊपर पास्कल लॉ अप्लाई करने के बाद अब स्टेटमेंट में बात कुछ इस तरह की, रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये स्टेटमेंट बन गई मेरे पास। अब यहाँ से देखिए जरा दोनों तरफ क्या चीज़ कॉमन है, डेंसिटी कॉमन है। अब डेंसिटी कॉमन है तो दोनों तरफ डेंसिटी कॉमन ले लें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH1 इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस GH2। डेंसिटी इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है। डेंसिटी से क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, खाली 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH1 इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस GH2। अब क्या करते हैं, वेलोसिटीज अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स निकालना है, तो वेलोसिटी वाले फैक्टर अलग कर लें और हाइट वाले फैक्टर अलग कर लें। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस GH1 को इस V2 को इधर जाके क्या कर देते हैं, वेलोसिटी निकालनी है ना, V2 को पॉजिटिव होना चाहिए, तो V1 इधर जाके माइनस कर देते हैं और इसको इधर जाके माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, GH1 माइनस GH2, इधर जाके माइनस हो गया GH1 से और ये इधर जाके माइनस हो गया, तो ये बन गया 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें पढ़ी हुई। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक हमें पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, उसके मुताबिक पढ़ा हुआ है कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, ए बी इक्वल टू कांस्टेंट, हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई। इसका मतलब है जहाँ पे वेलोसिटी उतनी ही कम होगी अगर एरिया बहुत ज़्यादा होगा, और अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को। तो यहाँ देखा जाए एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ देखा जाए तो एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसका मतलब है यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, और यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके मुकाबले में ये उसके मुकाबले में ना होने के बराबर। तो जो चीज़ ना होने के बराबर हम फिर उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो V1 इतनी स्मॉल है कि इसको हम वैसे क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे V1 वाला फैक्टर जो है एरिया के ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी इतनी कम है कि इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, GH1 माइनस GH2 इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट बन जाएगी GH1 माइनस GH2 इक्वल टू V2 का स्क्वायर, और सारा अल्फाज में √2 G भी कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में आ जाएगा H1 माइनस H2 इक्वल आ जाएगा V2। और ये स्टेटमेंट थी टोरिसेली थ्योरम। और V2 मैंने क्या कहा था, सुराख से पानी बाहर निकलना, तो इसको रिफ्लेक्स कह सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लो फॉलिंग थ्रू H1 माइनस H2। ऊपर से नीचे गिर रहा है, कितनी हाइट से, H1 माइनस H2 से गिर रहा है, ठीक है। और किसके अंदर गिर रहा है, ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो स्टेटमेंट उसने निकाली उस स्टेटमेंट के मुताबिक वो मैथमेटिकल रिलेशन है और ये उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पानी किसी भी सुराख से बाहर निकलता है तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक उसकी हाइट पे कि उसके ऊपर की तरफ कितनी हाइट है, ये जहाँ से लीक हो रहा है उसके ऊपर हाइट कितनी मौजूद है, और दूसरा उसकी ग्रेविटी के। तो ग्रेविटी का हमें मोस्टली पता होता है, तो हम से क्या करते हैं, यहाँ से पानी की स्पीड निकाल के, मतलब अगर किसी भी सुराख से पानी बाहर निकल रहा हो, टैंक काफ़ी बड़ा मौजूद है, उसमें से सुराख से पानी बाहर निकल रहा हो, तो अगर आप उस सुराख की क्या करो, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालो, स्पीड कैलकुलेट कर लो,
ग्रेविटी आपको पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो सुराख ऊपर से कितनी बुलंदी पे, ठीक है। तो उस जगह पे आप जाकर उसकी मरम्मत कर सकते हो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा कोई लीकेज का सिर्फ पता चल रहा हो, बाकी स्टेट मतलब उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सुराख ढूंढने में मुश्किल आ रही है, तो आप बता सकते हो इस तरह से स्पीड कैलकुलेट करके किसी भी डिवाइस से कि वो कितनी बुलंदी पे सुराख हो, ठीक है। तो ये था आपका टोरिसेली थ्योरम। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।